हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का तीसरा चैप्टर दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल का सेकंड लेक्चर है हमारा ये। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हमने यहाँ पे लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आप नॉन मेटल के बारे में, नॉन मेटल की ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़नी है हमको, फिर भी जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होगी हम यहाँ मेटल के साथ में आपको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। तो सेकंड लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आप जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास में पीरियोडिक टेबल में उसको पहचान कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। ठीक है, उसके केमिकल बेस पे। तो आपको सबसे पहले उसको पता करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई एलिमेंट है सोडियम। ठीक है, सोडियम, आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। अब इसको अगर आपको पता करना है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम तो होगा, अगर 1s 2s SPDF के हिसाब से आप भरना चाहते हैं तो उस तरीके से भर सकते हैं, या KLMN यानी कोषों में आप डायरेक्ट भरना चाहते हैं सेल्स में तो भी आप भर सकते हैं। तो जैसे हम इसको करते हैं तो 2, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, सेकेंड सेल में 8 और फिर 8 तो 10 हो गए, बचे 1 इलेक्ट्रॉन्स जो कि लास्ट सेल में। और लास्ट सेल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी कोष। क्या बोलते हैं इसको? संयोजी कोष, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल। तो हमको इसी में देखना है कि आखिर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। कोई भी एलिमेंट जो आपको दिया जाए उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसी के बेस पे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो एलिमेंट्स है वो मेटल है, नॉन मेटल है या हमारे पास में मेटलॉइड है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे सोडियम के केस में जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हमारे पास में आया वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझिएगा कि अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो हैं जैसे 1 है, 2 है या 3 है, कितने होने चाहिए? यानी संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन अगर 1 है, 2 है या 3 है तो वो क्या होगा? वो एलिमेंट्स हमारे पास में होगा मेटल। क्या होगा वो होगा हमारे पास में मेटल। और यही अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, अगर यही वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएं, अगर यही इलेक्ट्रॉन 3 से ज़्यादा, जैसे 4 हो जाएं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास में? वो हो जाएंगे हमारे पास में नॉन मेटल। ठीक है, यानी अधातु, नॉन मेटल। तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से एलिमेंट्स धातु हैं और कौन से एलिमेंट्स अधातु हैं। इस तरीके से आप इसको अलग कर सकते हैं, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ठीक, और भी एग्जांपल हम लेके आपको यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि कार्बन है हमारे पास में, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 4, तो 4 क्या हो गया हमारे पास में? 4 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, इसलिए कार्बन हमारे पास में क्या है? अधातु है। ठीक, इसी तरीके से अगर आप क्लोरीन को लेते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 7। तो बाहरी कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन हमने अभी आपको बताया कि अगर 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होते हैं हमारे पास में? अधातु होंगे। यानी क्लोरीन भी हमारे पास में क्या है? अधातु है, यानी नॉन मेटल है। और कई सारे एग्जाम्पल आप डिस्कस कर सकते हैं इसी तरीके से। अगर मैग्नीशियम को आपको देखना है, मैग्नीशियम हमारे पास में क्या है? तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि किसका एटॉमिक नंबर कितना होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालेंगे तो हो जाएगा 2 8 और 2। तो बाहरी कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? 1 2 या 3। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है किसी में तो वो क्या होगा? धातु होगा। यानी मैग्नीशियम भी हमारे पास में क्या है? धातु है। तो ये तो हो गया मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। जो हमारे पास में मेटलॉइड होते हैं, जैसे उपधातु होते हैं, उपधातु का कुछ फिक्स नहीं होता हमारे पास में। ठीक है, उनके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स नहीं होते। जो उपधातु होते हैं उनका हम यहाँ पे लिख देते हैं बगल में कि जो हमारे पास में मेटलॉइड हैं,
ठीक है, मेटलॉइड यानी उपधातु होते हैं, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं हुआ करते, वो रेंज करते हैं, उसका 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 3, 4, 5, 6 इतने संयोजी इलेक्ट्रॉन उसमें हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को रखता है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास में मेटल और नॉन मेटल, सॉरी मेटलॉइड जो होते हैं हमारे पास में मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, इसलिए जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ फिक्स नहीं हुआ करता है, वो 3 से लेकर 6 तक वेरी किया करता है। जैसे आपको केवल इसमें मेटलॉइड्स में एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल्स है सिलिकॉन का, सिलिकॉन है हमारे पास में, ठीक है, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। सिलिकॉन का 14 होता है इस तरीके से, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 4, ठीक। इस तरीके से हमारे पास में आर्सेनिक हुआ करता है, आर्सेनिक में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुआ करता है। तो ये सारे कुछ मेटलॉइड्स हैं जिसको आप याद रखना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो आगे हमारे पास में अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है हमको, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो सकती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जैसे कभी कभी क्या होती है हमारे पास में पीरियाडिक टेबल, जब आप आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे होंगी, तो पीरियाडिक टेबल कहीं आपको देखने को मिल सकता है इस तरीके से। किताब में आप आगे के चैप्टर्स में जाएंगे केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर आपको इस तरीके के टेबल्स बने हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त सारणी या पीरियाडिक टेबल। तो ये क्या है हमारे पास में, इसमें जो ये इस साइड हमारे पास में ये कौन सा साइड है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। तो आप देखेंगे हमेशा कि जो मेटल्स हुआ करते हैं, कौन, जो मेटल्स हैं, जो धातुएं हुआ करती हैं, वो हमेशा आपको किस साइड मिलेंगी, लेफ्ट साइड। यहाँ पे आपको धातुएं देखने को मिलेंगी। तो लेफ्ट साइड में हमें हमेशा धातुएं होती हैं, और राइट साइड में हमारे पास में इस साइड आप देखेंगे ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं यानी अधातु होती हैं, वो हमारे पास में राइट साइड हुआ करती हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल हमारे पास में राइट साइड होगा, इसको आपको याद रखना है डायरेक्ट, ठीक। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड मेटल होगा और राइट साइड हमारे पास में नॉन मेटल होगा। जैसे आप देखेंगे कि लिथियम मेटल है यहाँ पे होगा, ठीक है, सोडियम मेटल है यहाँ पे होगा, मैग्नीशियम मेटल है आप देखेंगे यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल देखेंगे आप, कार्बन देखेंगे यहाँ कहीं होगा, सल्फर यहाँ होगा, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे होगा, ठीक है। इस तरीके से नाइट्रोजन वगैरह भी यहीं पे होंगे। तो इस साइड आप देखेंगे कि राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं और लेफ्ट साइड में हमारे पास में क्या होंगे, मेटल होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि आज हमारा मेन लेक्चर जिसके बारे में हमको बताना है, ठीक। ओके, तो अब जो हमको देखना है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी भी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पता करने के लिए या हमको पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ मेटल्स होने चाहिए। कैसे मेटल्स होने चाहिए, कुछ मेटल्स जैसे हमारे पास में हम लोग ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं। ये सारे मेटल्स के नाम हम लिख रहे हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, जिंक हो गए, सिल्वर है हमारे पास में, गोल्ड है। तो ये सारे क्या हैं, कुछ मेटल्स के नाम हम यहाँ पे लिखें। आप इनको याद कर लीजिएगा ये सारे मेटल्स, क्योंकि इन्हीं के साथ हमको रिएक्शंस देखनी होती हैं, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली हमको केमिकल रिएक्शंस ही देखने होते हैं, और वो केमिकल्स रिएक्शन क्योंकि मेटल्स के हैं, तो इतने मेटल्स, ये सारे जो मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड, इन्हीं के साथ हम रिएक्शन करा के आपको दिखाएंगे कि कैसी कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेटल्स या ये सारे मेटल्स रखा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो हमको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है वो है हमारे पास में, ए हम इसको लिख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है धातुओं की, धातु का वायु में दहन, ठीक। धातुओं को हम क्या कर रहे हैं, वायु में जलाएंगे, यानी एयर में इसको जलाएंगे। या कह सकते हो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ, लिख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन।
क्योंकि किसी को अगर हम जलाएंगे, किसी भी मेटल्स को अगर हम जलाएंगे तो वो कहाँ पे जलाएंगे, हम एयर्स में ही जलाएंगे और एयर में ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगी। और ऑक्सीजन हमारे पास में नेसेसरी हुआ करता है, आवश्यक होता है दहन के लिए। इसलिए किसी भी मेटल्स को, चाहे हम सोडियम को जलाएं, चाहे पोटेशियम को जलाएं, चाहे कैल्शियम को जलाएं, मैग्नीशियम को, किसी भी मेटल्स को हम जलाएंगे तो वो उसका रिएक्शन जो होगा, जो बेसिक तौर पे होगा, वो ऑक्सीजन के साथ ही हुआ करेगा। तो अब यहाँ पे एक आपको फंडामेंटल चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी मेटल हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, जब भी मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, यानी जब धातु को हम लोग वायु में जलाते हैं, तो जो बेसिक फंडा है उसको आपको याद करना पड़ेगा। और जितने भी बेसिक्स जो होंगे उसको हम ग्रीन मार्कर से लिखेंगे, उसको आपको याद रखना है। तो होगा क्या, कोई भी मेटल होगा हमारे पास में, ठीक, कोई भी धातु होगी, उसको हम रिएक्ट कराएंगे किससे, ऑक्सीजन से। धातु को किससे रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीजन से। तो होगा क्या, या कह सकते हैं उसको हम लोग अगर जलाएंगे वायु में तो बनेगा क्या, हमारे पास में बनता है मेटल ऑक्साइड। हम यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख रहे हैं जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो धातु को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, यानी मेटल्स को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे पास में बनेगा क्या, मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, या इसी को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं धातु ऑक्साइड। ठीक है, धातु ऑक्साइड। ये तो बेसिक फंडा है, इसको आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये याद नहीं होगा तो आप कोई भी रिएक्शंस वगैरह नहीं कर सकते। ठीक, तो ये ग्रीन कलर वाला आपको याद होना चाहिए। अब हम इसी मेटल्स को बारी बारी से लेके इसमें रिएक्ट करा के दिखाते हैं कि आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम सोडियम को लेते हैं। तो सोडियम को हमने लिया, इसको ऑक्सीजन में जलाया या ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन करवाया, तो होगा क्या, आप देखेंगे बहुत तेजी से रिएक्शन होता है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेता है और हमारे पास में सोडियम ऑक्साइड बनाता है, यानी 2O। ठीक, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। तो ये बहुत तेजी के साथ रिएक्शन होता है। तो कोई भी हमारे पास में मेटल हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, वो क्या करेगा, तुरंत रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और बना लेगा सोडियम ऑक्साइड। इतनी तेजी से ये रिएक्शन होती है कि यहाँ पे क्या होती है, आग लग जाती है। जैसे ही आप सोडियम को एयर में एक्सपोज करेंगे, एयर में लाएंगे, जैसे किसी डिब्बे में अगर हम सोडियम को बंद करके रखे हैं और जैसे ही इसको डिब्बे से बाहर निकाला जाएगा तो उस डिब्बे के बाहर आग लग जाएगी, कह सकते हो सोडियम में आग लग जाएगी। इतनी तेजी से रिएक्शन होता है। इसी तरीके से आप सोडियम के साथ करवाएंगे, सोडियम के साथ हम करवा देते हैं, सॉरी सोडियम तो हो गया, पोटेशियम के साथ। तो पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड हमारे पास में बन जाएगा और बहुत तेजी से रिएक्शन हो जाएगी। जिस तरीके से सोडियम के साथ सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम के साथ पोटेशियम ऑक्साइड, और ये बहुत तेजी से रिएक्शन होगी और यहाँ पे भी आग लगने का खतरा हो सकता है। ये है। अब क्या सर इसी तरीके से सारे मेटल्स रिएक्ट करेंगे? नहीं, कुछ मेटल्स हमारे पास में बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं और कुछ मेटल्स जो हमारे पास में हैं वो बहुत ही धीमे रिएक्शन करते हैं, और कुछ ऐसे भी हुआ करते हैं जो रिएक्शन ही नहीं करते हैं। तो कौन कौन से सर मेटल हैं जो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं? तो हमने आपको बताया सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत तेजी से रिएक्शन करेंगे और हमारे पास में तुरंत ही ऑक्साइड बना लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया। अब कुछ मेटल्स जैसे कैल्शियम है हमारे पास में, कैल्शियम भी रिएक्शन कर लेता है। कॉपर भी हमारे पास में इसी तरीके से, आप किसी दूसरे को भी ले सकते हैं। कॉपर जैसे ले लें हम, तो कॉपर की अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? जिस मेटल का हम रिएक्शन कराएंगे वही ऑक्साइड बनेगा, तो ये बना लेगा CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। इसी तरीके से आप दूसरे किसी को भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम को ले सकते हैं, इसको हम इसी में से ले रहे हैं, ठीक है, अलग अलग मेटल्स को लेके आपको दिखा रहे हैं। एल्यूमिनियम्स को लेंगे, Al से ऑक्सीजन रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, Al2O3, ये क्या था, ये कॉपर ऑक्साइड है, हम नाम यहाँ पे नहीं लिखे, आप इसको नाम लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा ऑक्साइड लगा दीजिए बस। ये क्या है हमारे पास में, कॉपर ऑक्साइड। और ये हमारे पास में क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक, ये पोटेशियम ऑक्साइड है सेम। तो इस तरीके से ऑक्साइड हमारे पास में बन जाया करते हैं। कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उसी मेटल का ऑक्साइड हमारे पास में बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड। अब ये सारे मेटल्स तो हो गए हमारे पास में, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं, जैसे हमारे पास में कैल्शियम है, ठीक है, तो कैल्शियम क्या रिएक्ट कर लेगा सर तुरंत इससे? तो कैल्शियम जो है हमारे पास में इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन से, उसको हमको क्या करना पड़ता है, उसको हमको गर्म करना पड़ता है कैल्शियम को, ठीक है। तो कुछ मेटल्स हैं जो कि तुरंत रिएक्ट कर लेंगे और खुद ही आग लग जाएगी, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हुआ करते हैं जो बहुत आसानी से
नहीं करते हैं। जैसे जिंक है हमारे पास में, जिंक हमारे पास में उतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन से। जैसे अगर हम जिंक की रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ, तो अगर सोचें आसानी से हमारे पास में जिंक ऑक्साइड बन जाए, तो वो उतनी आसानी से नहीं बन पाता। क्यों? जैसे कॉपर ही है, कॉपर को भी हमको क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है यहाँ पे। तो कुछ मेटल्स होते हैं जो आसानी से रिएक्शन करते हैं, बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर लेंगे, और कुछ मेटल्स होते हैं जो कि हमको जिनको गर्म करना पड़ेगा फिर रिएक्शन करते हैं। और जो लास्ट में हमने लिखा है सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड दो ऐसे मेटल हैं जिसको अगर हम लोग गर्म करके भी एयर से रिएक्शन करवाना चाहें तो कोई भी रिएक्शन वहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है। जैसे अगर सिल्वर के साथ हम क्या करें, ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएं, तो उतनी आसानी से रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। न तो गोल्ड के साथ इसी तरीके से करवाएंगे ऑक्सीजन की रिएक्शन, तो वहाँ भी कोई भी रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गया हमारे पास में रिएक्शंस, धातु का वायु में दहन हमने आपको बताया। इसमें आपको ये जो दो हमारे पास में हैं, कौन कौन से, ये दो, सोडियम और पोटेशियम, इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो एयर से कह सकते हो वायु से रिएक्ट करते ही क्या कर लेते हैं, आग लग जाती है यहाँ पे। इसीलिए एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सोडियम और पोटेशियम है इसको हम लोग केरोसिन में रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है, ठीक, केरोसिन में डुबो कर रखते हैं इसको हम लोग। इसको आपको याद रखना है। पूछा जाएगा क्यों? क्योंकि ये अगर इसको हम लोग केरोसिन से बाहर निकालेंगे तो भी ये रिएक्ट करके आग लग जाएगा इसमें, इसलिए इसको हम लोग केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। इसी तरीके से वाटर में भी इसको नहीं रख सकते हम, क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन होता है। H2O है हमारे पास में, वाटर में क्यों नहीं रखते? क्योंकि वाटर में भी हमारे पास में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करके फिर से इसी तरीके से आग लग जाएगा, बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगा, तो इसलिए इसको वाटर में भी हम नहीं रख सकते। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास में है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास में कोई भी ऑक्साइड बन गया, ठीक, इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा सा, फिर आपको बताते हैं कि कोई ऑक्साइड बन गया। जैसे जिंक जब रिएक्ट किया, हमारा एल्यूमिनियम जैसे रिएक्ट किया हमारे पास में ऑक्सीजन से, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास में ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं, वो कैसे होते हैं। हमने सेकंड चैप्टर में आपको बताया है, एसिड और बेस और साल्ट में कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं। वहाँ पे क्या बताई गई हैं कि जो हमारे पास में मेटल्स हुआ करते हैं उसके ऑक्साइड बेसिक होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक, Al2O3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करता है कि बेसिक हुआ करता है। कोई भी ऑक्साइड हो, जैसे Na2O है, कैसे पता करेंगे कि सर ये मेटल ऑक्साइड बेसिक है? इसको वाटर में डाल दीजिए। सेकंड लेक्चर या सेकंड चैप्टर आप याद कीजिए, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। तो हुआ क्या कि इसको हम लोग इसमें रिएक्शन कराएंगे इसका वाटर से, तो ये हो क्या जाएगा, NaOH प्लस हमारे पास में इस तरीके से NaOH इससे बन जाएगा। हाइड्रोजन गैस वहाँ पे लिबरेट होगी, कोई बात नहीं उससे। तो ये हमारे पास में बना, ठीक। तो ये कैसा है हमारे पास में, सोडियम बेसिक है, बेसिक। अब बेसिक होने का क्या मतलब है कि कोई भी मेटल ऑक्साइड होगा वो बेसिक होता है। इसी तरीके से नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है तो वो एसिडिक होता है, उसको भी आप पता कर सकते हैं। जैसे नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड NO2 है। इस पे जब हम लोग वाटर डालते हैं SO2 वगैरह पे, तो वाटर डालते ही ये क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा, H2SO4। तो ये क्या है, ये एसिड है एक। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये सल्फर क्या है, नॉन मेटल, सोडियम क्या है, मेटल। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड तो एसिडिक हुआ करते हैं, ठीक, लेकिन जो मेटल के ऑक्साइड हुआ करते हैं वो हमारे पास में कैसे होते हैं, बेसिक हुआ करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये बेसिक है, ऑक्साइड है, तो ये क्या कर सकता है, ये ऑक्साइड हमारे पास में किसी एसिड से रिएक्शन कर सकता है। कैसे एसिड से रिएक्शन कर सकता है? क्योंकि हम एक चीज़ और पढ़े हैं वहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि जैसे एसिड होता है और बेस, ये एसिड अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करके क्या कर लेते हैं, साल्ट बनाते हैं, यानी नमक बनाते हैं, लवण प्लस जल, वाटर। तो ये रिएक्शन भी हमने आपको सेकंड चैप्टर में हमने बताया है, एसिड बेस एंड साल्ट में। तो अब आप ये समझिए कि जब कोई भी मेटल है हमारे पास में, कोई मेटल ऑक्साइड है, ये बेसिक है, यानी ये बेस की तरह काम कर रहा है। तो अगर इसको हम एसिड से रिएक्शन कराएं, अगर ये बेस है तो यहाँ पे मान लीजिए मेटल ऑक्साइड है, इसको अगर हम एसिड से रिएक्शन कराएं तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में, इसको साल्ट और वाटर देना चाहिए। ठीक है सर, हम करके देखते हैं कि क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमारे पास में है
ये हमारे पास में साल्ट और वाटर देगा, तो इसको हम नीचे का इरेज कर दे रहे हैं जो पहले से हमने लिखा था। ठीक, देखते हैं इसको होता है कि नहीं ऐसा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए Al2O3। ठीक, इसका हमने रिएक्शन कराया किससे, HCl से। HCl से इसका रिएक्शन करवाया हमने। तो अब क्या होगा कि जैसे ही रिएक्शन होगी, ये एक बेस का काम कर रहा है और ये क्या है, एक एसिड का काम कर रहा है, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो ये बेस का काम कर रहा है, ये एसिड का काम कर रहा है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, साल्ट बनना चाहिए। तो बिल्कुल साल्ट हमारे पास में क्या होगा, बन के तैयार होगा। प्लस हमारे पास में इसके साथ साथ वाटर भी यहाँ पे आपको लिबरेट होना चाहिए, तो वाटर की रिएक्शन भी हम लोग देखेंगे। तो बनता क्या है, AlCl3 प्लस H2O। तो ये तो प्रोसेस हो गई। ये AlCl3 क्या है, AlCl3 को हम बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और वाटर तो बना, ये हमारे पास में क्या है, एक साल्ट है और वाटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, ये साल्ट और वाटर बन गया हमारे पास में। तो ये तो बेस की तरह काम कर रहा है, ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। लेकिन होता क्या है, जब इसको कभी कभी हम एसिड से रिएक्ट करा रहे थे तो कर लिया, ये तो मान लो फिक्स है, हम जानते हैं ऐसा हो जाता है। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, बेस मतलब क्या होता है, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन जिसमें होते हैं, जैसे NaOH KOH, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको अगर हम बेस से रिएक्शन कराएं, जैसे NaOH से रिएक्शन कराते हैं, तो हमने ये देखा कि ये तो बेस है। ठीक, अब ये बेस है, ये भी बेस है, हम जानते हैं Al2O3 बेस है, मान लीजिए बेस है। ठीक, अब ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, NaAlO2। तो NaAlO2 जो हमारे पास में है प्लस वाटर, ये भी क्या है हमारे पास में, सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। कैमरे में शायद ये आ रहा है कि नहीं, एक बार हमको देखना पड़ेगा। सोडियम एल्यूमिनेट, ये क्या है हमारे पास में, साल्ट है, और ये हमारे पास में क्या है, वाटर है। तो आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हमने जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बना, साल्ट और वाटर बना, क्योंकि ये बेस की तरह कार्य किया। लेकिन जब इसको हमने बेस के साथ रिएक्शन करवाया, किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो ये बेस नहीं एसिड की तरह काम कर रहा है। तभी तो ये एसिड की तरह काम कर रहा है, तभी तो ये क्या कर रहा है, साल्ट और वाटर बना रहा है। इसका मतलब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये दो तरह का बिहेवियर रख रहा है, ये एसिड की तरह भी कार्य कर रहा है और बेस की तरह भी काम कर रहा है। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या होते हैं सर उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड? ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेवियर रखते हैं, यानी दोनों का की तरह बिहेवियर या रिएक्शन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड। तो क्या सर ये सारे मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं? नहीं, सोडियम नहीं होता, पोटेशियम नहीं होता। एल्यूमिनियम हमारे पास में एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि एल्यूमिनियम एसिड और बेस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर देता है, इसलिए एल्यूमिनियम हमारे पास में क्या है, एक एम्फोटेरिक मेटल है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो कौन कौन से मेटल हैं इसको आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से हम इसको ग्रीन कलर से लिखते हैं कि ये हमारे पास में कुछ मेटल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक हुआ करता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और जिंक जो आपके सिलेबस में बेसिक इतना याद रखिए, एल्यूमिनियम और जिंक जो हमारे पास में है, ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाया करते हैं, जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट हमारे पास में कंप्लीट हुआ, किसका, रिएक्शन विथ एयर, ठीक है, मेटल रिएक्ट विथ एयर या कह सकते हो ऑक्सीजन। अब सेकंड हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक टर्म बताते हैं जो कि आपकी बुक में दिया गया होगा। टर्म है एनोडाइजिंग। क्या है? एनोडाइजिंग, या हिंदी में इसी को बोलते हैं हम लोग एनोडीकरण, ठीक, एनोडीकरण। तो देखते हैं आखिर ये एनोडीकरण होता क्या है। तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि अभी अभी हमने देखा कि कोई भी मेटल होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या होता है, मेटल ऑक्साइड। जैसे हमने बताया कि जैसे आयरन होगा अगर, तो आयरन क्या होता है,
रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और बनाता है Fe2O3, जिसको हम लोग जंग के नाम से जानते हैं। यानी कोई रॉड है अगर आयरन की, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट अगर उसको हम खुले में छोड़ दें इस तरीके से, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन वहीं अगर मेटल एल्यूमिनियम का है और उसको अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख दें, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अभी हमने बताया था Al2O3 जो बनाता है, ये क्या करता है, एल्यूमिनियम के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक सुरक्षा कवच की तरह बनाता है चारों तरफ, और ये इसको फिर से जंग लगने से बचाता है, यानी इसको नष्ट होने से बचाता है। जैसे आयरन के ऊपर लग जाता है तो आयरन तो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है, ये कुछ इसको बचाता हुआ नहीं है, पहले बाहर खत्म होगा, फिर और अंदर, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ये एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ती है, ये इसको फिर से क्षय होने से या खराब होने से, संक्षारित होने से बचाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एनोडाइजिंग या एनोडीकरण, ठीक है। एनोडीकरण क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का बनना जो कि उसको फिर से संक्षारित होने से बचाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एनोडीकरण। कभी कभी हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम किस तरीके से हम लोग एल्यूमिनियम का एनोड बना लेते हैं, ठीक। इस प्रक्रिया में करते क्या है, एल्यूमिनियम का, ये एल्यूमिनियम का एनोड है, ठीक। एक कोई कैथोड बना लेंगे किसी और मेटल वगैरह का, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे यहाँ से, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में रख देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में। तो होगा क्या कि इसको जैसे ही करंट पास कराएंगे, यहाँ पे एनोड पे आएगा ऑक्सीजन गैस, एनोड की तरफ आएगा ऑक्सीजन गैस, लिबरेट होगी, स्वतंत्र होगी, और ये ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी, जिसको हम लोग इकट्ठा कर लेंगे और बाद में एल्यूमिनियम की मेटल पे या किसी भी मेटल पे बाद में उस ऊपर से क्या कर देंगे, इसको इस परत को चढ़ा देंगे, जिससे वो क्या होगा, जंग लगने से या वो संक्षारित होने से बच जाएगी। यही प्रक्रिया कहलाती है एनोडाइजिंग। इस तरीके से गैल्वेनाइजिंग भी होता है, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजिंग भी इसी तरीके से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण। इसमें क्या करते हैं, जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं, किसी दूसरे मेटल पर जिंक की पतली परत चढ़ा देंगे, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग, ठीक। तो ये दोनों प्रोसेस आपको कंप्लीट हुई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, दैट इज रिएक्शन विथ वाटर। सेकंड क्या है, धातुओं की जल से अभिक्रिया, धातु का जल से अभिक्रिया, ठीक। ये दूसरा है हमारे पास में। फर्स्ट हो गया ऑक्सीजन के साथ, अब ये धातु का जल से अभिक्रिया, या कह सकते हो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, मेटल रिएक्ट विथ वाटर, ठीक। अब देखते हैं वाटर से रिएक्ट होने के बाद क्या होता है। तो फिर से हमने बताया था कि जो ग्रीन कलर से हम लिखेंगे वो बेसिक फंडा होगा। तो बेसिक फंडा क्या है कि कोई भी मेटल है, कोई भी धातु है हमारे पास में, वो जब वाटर से रिएक्ट करेगी, जैसे ही हमारे पास में वाटर से रिएक्ट करेगी, यानी H2O, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाटर, ठीक है, चाहे H2O लिख दो आप, चाहे लिख दो वाटर, से रिएक्ट करेगी तो वही बनाएगी जो हमारे पास में ऑक्सीजन से रिएक्शन होने पे बनता था। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनेगा, क्या, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 यहाँ पे हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन गैस को, आप ध्यान दीजिएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे बनेगी। सिंपल सा प्रोसेस है कि जब कोई भी धातु जल से क्रिया करेगी, ठीक है, कोई भी धातु जल से क्रिया करेगी तो हमारे पास में क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। एक चीज़ और यहाँ पे हो सकती है, आप ध्यान दीजिएगा कि जब ये जो धातु ऑक्साइड है अगर ये फिर से जल से रिएक्ट कर गया, यानी जो मेटल ऑक्साइड है वो जल में अगर घुलनशील निकला, ठीक है, घुलने वाला निकला, तो ये मेटल ऑक्साइड हमारे पास में क्या हो जाएगा, फिर से रिएक्शन कर जाएगा, किसके साथ, वाटर के साथ। तो फिर क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड फिर से रिएक्शन कर लेगा वाटर के साथ, जल के साथ, तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। इस बार ध्यान देना, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। यानी बेसिक अगर फंडा एक लाइन में हम बात करें तो एक लाइन में यही हो सकता है कि जो हमारे पास में मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास में धातु होंगे, हिंदी में लिखते हैं यहाँ पे हम, जो भी हमारे पास में धातु होंगे वो जल से अपक्रिया करके
धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बनाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपसे कि नॉन मेटल क्या करेंगे, तो नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं और न ही हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्सीजन से तो रिएक्ट कर सकते थे पहले वाले जो हमने पार्ट में बताया, लेकिन वाटर से रिएक्शन नहीं हो सकता। तो इसी को अब हम लोग बारी बारी से सोडियम के साथ देखते हैं, पोटेशियम के साथ देखते हैं, कैल्शियम के साथ देखते हैं, और इन सब सारे मेटल्स के साथ हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब देखो होता क्या है, जैसे सोडियम को हम लेते हैं, सबसे पहले सोडियम को लेके हम लोग रिएक्शन करवाते हैं और देखते हैं वाटर के साथ क्या होता है। तो जैसे ही हम सोडियम को लेंगे, यहाँ पे सोडियम क्या है, Na, इसका जैसे ही हम वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, अभी हमने बताया कि हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो ये बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होगी, ठीक। तो और ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है, यहाँ पे आग लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है, हीट यानी उष्मा, उष्मा भी यहाँ पे उत्पन्न होगी। और हम लोग जानते हैं कि जिस रिएक्शन में उष्मा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये एक कैसी अभिक्रिया है हमारे पास में, एक्जोथर्मिक, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी, इसको आपको याद रखना है। तो जैसे ही सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे रिलीज होगी। हुआ कैसे, सबसे पहले सोडियम ने H2O से रिएक्ट किया और सोडियम ऑक्साइड बनाया, फिर सोडियम ऑक्साइड ने, जैसे दो प्रोसेस में हमने बताया था अभी, यानी सबसे पहले क्या होगा, Na प्लस H2O, सोडियम इससे रिएक्ट करेगा, बनाएगा क्या, Na2O, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम ऑक्साइड फिर से हमारे पास में वाटर से फिर से रिएक्ट करेगा, वाटर में घुल जाएगा और बनाएगा सोडियम Na2O प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस में होता है, हम शार्ट में एक ही बार में दिखाते हैं यहाँ पे। तो सोडियम बहुत तेज़ी से यहाँ पे एनर्जी भी, हम बार बार करें यहाँ पे, एनर्जी भी यानी हीट एनर्जी भी यहाँ पे रिलीज होगी, इसीलिए क्या होगा, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगा। यानी सोडियम हो या पोटेशियम, पोटेशियम के साथ भी अगर हम कराते हैं तो सेम प्रोसेस होगा, पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करके KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, प्लस हीट एनर्जी भी यहाँ पे यानी उष्मा ऊर्जा भी यहाँ पे रिलीज होगी। इसलिए ये कैसी प्रोसेस होगी, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट यहाँ पे बाहर निकल रही है, ठीक। तो ये दोनों तो बहुत आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं। पानी, ठंडा पानी, ये कैसे है, ठंडा पानी है हमारे पास में, ठीक है। वाटर कैसा है, एकदम ठंडा है। तो कोल्ड वाटर में भी ये भी सोडियम और पोटेशियम हमारे पास में क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास में एक कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम को जब हम लाते हैं, बारी बारी चल रहे हैं, हमने इसको रिएक्ट करवा दिया वाटर से, सोडियम को, पोटेशियम को, अब कैल्शियम देखते हैं। तो कैल्शियम क्या होता है कि कैल्शियम को जैसे ही हम वाटर में डालते हैं, ठंडे पानी में डालेंगे, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि ये प्रोसेस इनसे थोड़ा सा धीमे होगी। किससे, सोडियम और पोटेशियम के जितना तेजी से कैल्शियम वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। ध्यान देना, यहाँ पे भी पानी क्या है, ठंडा है, ठंडा पानी है। तो ये लेकिन अभिक्रिया कैसी होगी, धीमी होगी, क्योंकि ये कैल्शियम जो है हमारे पास में सोडियम और पोटेशियम के जितना रिएक्टिव नहीं है। हमने पहले भी बता चुका हूँ कि सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, चाहे वो एयर से यानी ऑक्सीजन से, चाहे वाटर से, दोनों से इतनी तेजी से रिएक्शन करते हैं कि इसमें आग लग जाती है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास में ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करेगा और वाटर से रिएक्ट करने के बाद हमारे पास में ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगी। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमको ये रिएक्शन बहुत धीमी होगी, ठीक। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें होता क्या है, जो ये हाइड्रोजन गैस निकली है, ये हाइड्रोजन गैस इस कैल्शियम के साथ आके चिपक जाएगी, ठीक है। जैसे हमने कोई बर्तन लिया इस तरीके से, और बर्तन में हमने क्या लिया, वाटर ले लिया, यहाँ पे ये मान लो H2O है, ठीक। और ये हमने इसमें कैल्शियम बाहर से डाल दिया,
तो कैल्शियम जैसे ही डालेंगे इसके अंदर वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा COH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे बनेगी। ये हाइड्रोजन गैस क्या होती है, आके इसके पास चिपक जाएगी, किससे, कैल्शियम से। और कैल्शियम से चिपकने के बाद ये कैल्शियम ऊपर की तरफ तैरने लगेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही आप चूने में पानी डालते हैं तो चूना जो है पानी की सतह पे इस तरीके से आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो बनी है वो गैस आके कैल्शियम से चिपक जाती है और इसको गैस क्योंकि है बाहर की तरफ निकलेगी बुलबुले के रूप में और ये इसको इसकी सतह पे ला देगी, किसको, कैल्शियम को। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से सतह पे कैल्शियम की परत बन जाती है हमारे पास में। तो ये हो गया सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम के बाद कौन है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को देखते हैं क्या होता है। तो मैग्नीशियम जो है हमारे पास में, मैग्नीशियम देखते हैं ठंडे पानी से रिएक्ट करता है या नहीं करता। तो मैग्नीशियम प्लस वाटर, अगर हम मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाते हैं ठंडे पानी से, जैसे अभी हमने कैल्शियम करवाया, ठीक है, कैल्शियम करवाया हमने, रिएक्ट कर लिया ठंडे पानी से, लेकिन मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, वाटर के साथ मैग्नीशियम की ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं होती। ठीक, अब देखते हैं हम लोग मैग्नीशियम का गर्म का पानी के साथ। तो मैग्नीशियम है हमारे पास में, इसको क्या करते हैं, गर्म पानी के साथ, H2O है, बस इसी को हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा गर्म कर देना पड़ेगा, यानी हीट कर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी और मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करके बना लेगा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये तो हाइड्रोजन गैस पहले भी लिबरेट होती थी कैल्शियम के केस में भी, अब यहाँ पे मैग्नीशियम के केस में भी हमारे पास में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हुई। ठीक, अब आखिर ये क्या हो गया हमारे पास में, कैल्शियम के साथ तो हमने यहाँ पे गर्म पानी नहीं लिया था, ठंडा पानी लिया था। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें कि मैग्नीशियम केस में हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, वाटर को हीट दे के गर्म कर रहे हैं, ठंडे पानी को गर्म कर दिया हमने। तो गर्म करने में जो हमको हीट देनी पड़ी, यानी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमको हीट देनी पड़ी, तो इस प्रोसेस को यहाँ पे क्या करना पड़ा, हमको हीट को देना पड़ा, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या है ये, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, या इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन आपको समझ में आया होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसके पहले की थी, यानी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर लेती हैं और साथ में हीट भी प्रोड्यूस करती हैं। आप देखेंगे कैल्शियम में, यानी पानी में जैसे ही हम चूने को डालते हैं, ये पानी है, इसमें कैल्शियम यानी चूना, तो कैल्शियम को डालेंगे जैसे ही हम, तो क्या हो जाता है, चूने का पानी गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है, उसका कारण यही है कि यहाँ से रिएक्शन होने के बाद हीट लिबरेट होती है, हीट रिलीज होती है। किसके किसके केस में, सोडियम केस में तो एकदम आग लग जाएगा, पोटेशियम केस में भी आग लग जाएगा, कैल्शियम केस में थोड़ी सी हीट लिबरेट होती है जिससे केवल पानी गर्म हो जाता है बस। लेकिन मैग्नीशियम केस में यहाँ पे जरा भी यहाँ पे हीट आपको दिखाई नहीं देगी, बल्कि हमको बाहर से हीट देनी पड़ेगी, तब जाके ये रिएक्शन होगा, ठंडे पानी से हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसके आगे की सारी प्रोसेस हमारे पास में क्या होंगी, इंडोथर्मिक होंगी, हमको हीट देनी पड़ेंगी, और जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम केस में एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी, हीट वहाँ पे रिलीज हो रही थी, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया थी। और एक चीज़ फिर से, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या करेगा, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम से रिएक्ट कर जाएगा, और मैग्नीशियम से रिएक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, मैग्नीशियम को पानी की सतह पर ऊपर की तरफ ला देगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास में मैग्नीशियम की रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैग्नीशियम के आगे की बात। तो मैग्नीशियम के आगे क्या है हमारे पास में, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, जिंक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो देखो, आयरन जो हमारे पास में हुआ करता है Fe, ठीक है, एल्यूमिनियम जो हमारे पास में है, और जो हमारे पास में जिंक है, तीनों को हम साथ में देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि तीनों एक जैसे रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे हमने ये जो लाइन खींच दी, इसका मतलब ये साथ में हम देख रहे हैं। ठीक है, आयरन की अलग से हम वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, फिर एल्यूमिनियम कराएंगे, फिर जिंक कराएंगे, हमको 3 स्टेप लेना पड़ेगा। हमने यहाँ पे ये लाइन करके एक ही स्टेप में हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि रिएक्शन कैसी होती है। अब इन तीनों की जब रिएक्शन हम वाटर से करवाएंगे, अगर ठंडे पानी से करवाते हैं वाटर की रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं होगी। पानी को हम लोग अगर गर्म कर देंगे तो यहाँ तक कि गर्म पानी से भी कोई भी रिएक्शन इनकी नहीं हुआ करती है। अच्छा, तो अब क्या करें सर, तो अब क्या करते हैं, हम पानी को और गर्म करते हैं और पानी को भाप बना देते हैं, स्टीम बना देंगे, तो जाके ये रिएक्शन हो जाएगी। यानी आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक, ये तीनों क्या करते हैं कि जब हम लोग जो हमारे पास में वाटर है इसको क्या कर देंगे, भाप की तरह एकदम भाप बना देंगे, यानी स्टीम बना देंगे, तब जाके ये क्या होगा, रिएक्शन होगा। और रिएक्शन होने के बाद बनेगा क्या, आयरन रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Fe2O3
यानी आयरन ऑक्साइड। एल्यूमिनियम रिएक्ट करके क्या बनाएगा हमारे पास में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। और जो हमारे पास में जिंक है वो जिंक रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड ZnO। तो ये हमारे पास में बनेंगे। अच्छा तो सर ये ऑक्साइड क्यों बना रहा था, अभी इसके पहले तो हम लोग देख रहे थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। तो ये ऑक्साइड कहाँ से बन गया, तो हमने अभी बताया कि जो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वाटर से रिएक्शन की वो वही होती है कि सबसे पहले मेटल क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाता है, उसके बाद वो हाइड्रोक्साइड बनाता है, न कि डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बनाता है। जो सोडियम होता है हमने बताया था पहले सोडियम Na2O सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, फिर इससे वाटर से रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन ये इतने लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी कम क्रियाशील होते हैं। कौन, आयरन एल्यूमिनियम जिंक बहुत ही कम अवक्रियाशील होते हैं, इसलिए ये वाटर से रिएक्ट तो करते ही नहीं, ठंडे पानी से करते नहीं, गर्म से भी नहीं करते, भाप बनाना पड़ता है तब जाके ये रिएक्शन करते हैं, वो भी केवल ऑक्साइड तक। इससे फर्दर रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड वगैरह नहीं बनाते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास में। इसको याद रखना, ये भी कैसी प्रोसेस है, यहाँ पे हमने इसको हीट दिया है, ठीक है, हीट दिया है तो यानी ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी उष्मा शोषी। ठीक है, इंडोथर्मिक यानी उष्मा शोषी रिएक्शन हमारे पास में है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारे पास में बचे हुए हैं। बचे हुए कौन से हैं उनको देखते हैं हम यहाँ पे। तो बचे हुए जो हमारे पास में है, सिल्वर है, गोल्ड है और कॉपर है। ठीक, तो सिल्वर, गोल्ड और कॉपर। तो देखते हैं, सिल्वर यानी Ag, गोल्ड यानी Au और कॉपर, इनके साथ हम वाटर की रिएक्शन कराएंगे। क्या ठंडे पानी से रिएक्शन होगा, नहीं होगा। अभी तक तो इधर नहीं हो रहा था, ये सारे बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, जब ये नहीं कर रहे थे, ये हमारे पास में केवल कर रहे थे, ये तो कर नहीं रहा था इधर। अब इसको पानी को गर्म कर देंगे तब भी ये रिएक्शन नहीं करते। तीनों की बात कर रहे हैं, ठंडे पानी से तो बिल्कुल नहीं करेंगे, गर्म पानी में भी नहीं करेंगे। ठीक है, भाप बना के हम लोग रिएक्शन करवाएंगे वाटर से, फिर भी नहीं करेंगे ये। तो यानी इसको हम लोग अगर हम भाप से भी रिएक्शन करवाएं तो भी हमारे पास में रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, H2O अगर हमारे पास में स्टीम है, गर्म कर देंगे पानी को, फिर भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। सेम केस यहाँ भी होगा। यानी सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, हमने देखा था ये तीनों ऑक्सीजन से भी रिएक्ट नहीं करते थे, याद हो आपको। तो ए पार्ट में हमने बताया था ये ऑक्सीजन से भी रिएक्ट नहीं करते हैं और ये वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते। तो मेटल हमको बहुत तरह के मेटल तो सेम है, लेकिन सबकी क्रियाशीलता अलग अलग है, रिएक्टिविटी अलग अलग है। ठीक है, इसमें हमको यही देखने को मिला। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास में C&D पार्ट, इसी का A, B था ये, अभी C&D पार्ट देखेंगे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।